हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को मैथ्स का एक कंप्लीट सेट दिखाने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आप लोग को 30 क्वेश्चन देखने मिलेगा और 30 में दोस्तों आप लोग का 25 क्वेश्चन कंटेंट से पूछा जाएगा, यानी एनसीईआरटी से पूछा जाएगा और 5 क्वेश्चन आप लोग का पेडागोजी से पूछा जाएगा। तो दोस्तों दोनों को ही देखना हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग दोस्तों पीवाईक्यू में देखें, जेटेड का जितना भी एग्जाम हुआ है पीवाईक्यू का यानी प्रीवियस ईयर्स का, तो देखेंगे दोस्तों इसमें आप लोग का जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 1 में, ये इजी पूछा जाता है। ठीक है, उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों इस बार जो आप लोग का एग्जाम हो रहा है 8 साल के बाद हो रहा है, तो शायद कुछ चेंजिंग हो सकता है। तो दोस्तों पैटर्न के आधार पर मैं आप लोग के लिए कुछ चुनिंदा प्रश्न को लेकर आया हूं, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1 में क्या है कि 13 का छठा गुणज क्या है। 13 का छठा गुणज क्या है? 13 को छठा गुणज यानी 13 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? छठा मतलब क्या होता है? 6। तो 6 को अगर 13 से गुना करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 78। इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 में शो हो रहा है। चलिए दोस्तों इसी तरह से हम लोग नंबर 2 के सवाल को देखेंगे। नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि एकमात्र अभाज्य संख्या जो समभी है। ठीक है, एकमात्र अभाज्य संख्या जो समभी है। दोस्तों अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितना गो अभाज्य संख्या होता है? 25 गो अभाज्य संख्या होता है। तो यहां पर हमको बोला है क्वेश्चन में कि एकमात्र अभाज्य संख्या जो समभी होता है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या जो शुरुआत होता है यानी जो स्टार्ट होता है, ये आप लोग का 2 से होता है। ठीक है, 2 से स्टार्ट होता है और 2 क्या है? एक सम संख्या भी होता है और एक अभाज्य संख्या भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, ये वाला सेट दोस्तों आप लोग को मॉडरेट टू इजी यानी इजी टू मॉडरेट देखने मिलेगा। ठीक है, इसमें उतना हार्ड आपको नहीं देखने मिलेगा, लेकिन इसके बाद वाला जो सेट आएगा उसमें आप लोग को बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन देखने मिलेगा। ठीक है, उतना नहीं भी आएगा हार्ड तो पर भी हम दिखा देंगे आप लोग को। चलिए नंबर 3, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्या 18 के योग के रूप में लिखें। 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या के रूप में कौन कौन सा अभाज्य संख्या हो जाएगा? एक यहाँ पर देख सकते हैं 11 और एक 7। देखिए 11 और 7 ये दोनों क्या है दोस्तों? ये भी एक अभाज्य संख्या है और ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नंबर 4 सवाल। नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि निम्न में कौन समीकरण है, कौन इक्वेशन है? क्या ए छोटा होगा? क्या ए छोटा होगा आप लोग का 7 से? क्या x छोटा होगा 5 से? या x छोटा होगा 6 से? या x बराबर 7? इनमें से कौन सा समीकरण है? तो दोस्तों यहां पर समीकरण बन जाएगा आप लोग का x बराबर 7। ठीक है, अगर यहां पर आप लोग का इस तरह से भी रहता है कि y बराबर 5 y बराबर 7, तो ये भी आपका एक समीकरण होता है। या तो x और y इस तरह से भी रह सकता है, x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 3, इस तरह से भी समीकरण को लिखा जा सकता है। लेकिन ये सब समीकरण दोस्तों आप लोग का नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नंबर 5 सवाल। नंबर 5 में है कि 3 केजी चीनी का मूल्य कितना है? 54 रुपया है। तो 5 केजी चीनी का मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, देखिए 3 केजी चीनी का मूल्य, 3 केजी चीनी का मूल्य कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है। तो यहां पर हमको निकालना है दोस्तों 5 केजी चीनी का मूल्य। तो 5 केजी इस तरह से कर लेंगे और क्या करेंगे दोस्तों? 54 बाई कितना हो जाएगा दोस्तों? यहां पर 54 गुना यहां पर 5 हो जाएगा और यहां पर नीचे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 को इससे भागा देंगे तो 18 बार में कट जाएगा और 5 को 18 से गुना करेंगे, 5 को 18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो 5 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? 90 रुपया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नंबर 6। नंबर 6 में आप लोग का एक सवाल है कि यदि दो रेखाएं स्थिर हो और उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो तो इसे क्या कहते हैं? दो रेखाएं स्थिर हो, इस तरह से दो रेखाएं स्थिर है और उनके बीच का कोण, ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? लंब कोण कहता है। ठीक है, लंब यानी परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 7 सवाल। नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि चतुर्भुजों का ज्ञान होने के लिए कितनी मापों का ज्ञान होना जरूरी है? तो दोस्तों चतुर्भुज को मापने के लिए हमको कितना रेखा की जरूरत होता है? 4 रेखा की जरूरत होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है चतुर्भुज। तो कितनी मापों का ज्ञान होना जरूरी है? 4 मापों का ज्ञान होना जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 8। नंबर 8 में सवाल है कि 5 और 8 पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक नहीं होगा? ठीक है, यदि 5 और 8 क्या है? पूर्णांक हो, 5 और 8 अगर पूर्णांक हो तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो नहीं होगा? 5 + 8
5 गुने 8, 5 माइनस 8 या 5 भागा 8। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 5 भागा 8, जो कि इसमें पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि ये दोस्तों आप लोग का क्या होता है, 5 जो होता है यानी किसी भी संख्या से भाग करके इसका पूर्णांक को नहीं ज्ञात किया जा सकता है, और ये सभी आप लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 भागा 8, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। आगे आप लोग का सवाल है कि एक ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम हो, यानी स्वयं का क्या है, रेसिप्रोकल हो, 0, -1, 2 या कोई नहीं। तो दोस्तों 0 का अगर हम लोग व्युत्क्रम निकालेंगे, 0 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो 0/1 0 ही होता है। ठीक है, -1/1 ये क्या होता है दोस्तों, -1 ही होगा, और -1/1 को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, स्वयं का व्युत्क्रम। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि संख्या का पता लगाओ जो -9 से 3 अधिक है। -9 से 3 अधिक है, इस तरह का सवाल अगर रहे तो आप लोग को क्या करना है, अधिक बोला है तो यहाँ पर प्लस कर देना है। कितना प्लस करना है, 3 प्लस कर देना है। -9 को अगर 3 से घटाएंगे तो -6 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 में शो हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों -9 से 3 कम है तो यहाँ पर क्या करते, -9 -3 कर देते, तो यहाँ पर कितना हो जाता है आंसर, -12 आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 21 और 11 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे टाइप का सवाल दोस्तों कैसे बना जाता है, अगर सबसे बड़ी संख्या निकालने बोले तो फॉर्मूला हो जाएगा a + b/2, सबसे छोटी संख्या निकालने बोले तो a - b/2। ठीक है, प्लस लगता है दोस्तों बड़ी संख्या निकालने के लिए और माइनस लगता है छोटी संख्या निकालने के लिए। तो हमको यहाँ पर निकालना है क्या, बड़ी संख्या निकालना है, तो इस वाला फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, यानी 21 के जगह पर a के जगह पर हम लोग 21 को लेंगे और b के जगह पर हम लोग 11 को लेंगे और नीचे में कर देंगे 2। तो 21 और 11 कितना हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पर हो जाएगा 32/2 कितना हो जाएगा, 16 इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे। नंबर 12, ये आप लोग का पैटर्न से संबंधित एक सवाल है, 08 27 64 -216। ठीक है, ये दोस्तों हमको इसमें खाली घर में भरना है कि यहाँ पर इसका संख्या क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो देखिए यहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, यहाँ पर क्या आएगा, 5 का क्यूब आएगा, क्योंकि 6 का क्यूब आप लोग का 216 ही होता है। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 गुने 5 गुने 5, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 गुने 5 गुना 5 125। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या कितना है, 8 है। ठीक है, कितनी है, 8 है। तो इनमें से कौन सा है जो पाइथागोरस त्रिक को फॉलो कर रहा है। देखिए पाइथागोरस त्रिकोण जो होता है वो आप लोग का क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस होता है दोस्तों आप लोग का आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, सबसे छोटी संख्या अगर हम लोग 8 को मान लेंगे ये वाला, तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 6 का स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोग का 10 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कितना होता है, 8 8 64, यहाँ पर 6 6 36, तो 64 और 6 कितना हो गया, 100 हो गया, और 10 10 से इधर भी हो गया आप लोग का 100। तो दोनों तरफ से दोस्तों आप लोग का 100 100 बन रहा है। तो कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है दोस्तों, ये पाइथागोरस नियम को फॉलो कर रहा है। तो आप लोग का ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 6 8 और 10। ठीक है, 6 का स्क्वायर, एक बार मैं फिर से और दिखा देता हूं, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाता है, 10 का स्क्वायर। इधर भी आप लोग का 100 हो जाएगा, इधर भी आप लोग का 100 हो जाएगा। तो दोनों तरफ से दोस्तों क्या हो रहा है, पाइथागोरस त्रिक को यो फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नंबर 14 में सवाल है कि 12 और 16 के एलसीएम और एचसीएफ में अनुपात क्या है। तो 12 और 16 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 6 दूने 12, 2 से करेंगे 8 दूने 16, 2 से करेंगे 3 दूने 6 और 2 से करेंगे 4 दूने 8। अब सबको गुना कर दीजिए, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 4 कितना हो गया 48। एलसीएम निकल गया दोस्तों 48, भागा करेंगे। ठीक है, यानी अनुपात करेंगे। तो अनुपात कितना करेंगे दोस्तों, अनुपात अब चलो ये दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए अब क्या
निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 12 और 16 का एचसीएफ कितना होगा? कौन एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कटता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, क्योंकि 4 जो आता है दोस्तों 12 के टेबल में भी आता है और 16 के टेबल में भी आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4। 48:4 इन दोनों को अगर काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा और यहाँ पर दोस्तों इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 12:1 इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 15। नंबर 15 में सवाल है कि एक घन की भुजा है 6 सेमी और इसका आयतन हमको निकालना है। तो घन की भुजा का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है दोस्तों भुजा गुना भुजा गुना भुजा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि भुजा का क्या होता है? क्यूब होता है। अब 6 को 3 बार गुना कर दीजिए, 6 गुना 6 गुना 6, इन तीनों को गुना करने पर आप लोग को मिलता है दोस्तों 216 घन सेमी। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 16। नंबर 16 में सवाल है कि 4 और 6 के बीच एक परिमेय संख्या होगा। जब भी दोस्तों आप लोग का ऐसे टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग को सिंपल सा क्या करना है? वही वाला फॉर्मूला 4 + 6/2। ठीक है, कौन सा सूत्र लगा दोस्तों? a + b/2। जब हमको निकालने बोले कि एक परिमेय संख्या निकालना, ठीक है, तो 4 और 6 कितना होता है? 10। 10 को 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 5। तो 4 और 6 के बीच में परिमेय संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा आप लोग का 5। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 17। नंबर 17 में सवाल है कि 7896432 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? यानी इसका निकालना है दोस्तों प्लेस वैल्यू। ठीक है, 6 कहां पर है देख सकते हैं, मैं आप लोग को यहां पर लिख के दिखा देता हूं। 7 8 उसके बाद 9 6 4 3 2। ठीक है, 6 आपका कहाँ है? यहाँ पे बोला है कि 6 का स्थानीय मान, तो 6 इसमें है। 6 के बाद कितनों जीरो लगाना है? 1 0 2 0 3 0, यानी 6 और 3 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 18। नंबर 18 में सवाल है कि 11 को किससे गुना करने पर वो एक घन बन जाएगा? तो 11 को दोस्तों 11 को अगर 11 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अगर पहला वाला ऑप्शन से हम लोग करते हैं तो 121, और 121 जो होता है दोस्तों ये किसी का भी घन नहीं होता है। अब अगर हम 11 को 121 से गुना करेंगे, 11 को अगर 121 से गुना करेंगे तो ये 1 3 3 1, जो कि दोस्तों 11 का एक घन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 के साथ, क्योंकि यही वो संख्या है जिसको 11 के साथ गुना करने पर वो क्या बन जाता है? एक संपूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 19। नंबर 19 में सवाल है कि 240 का 1/4 क्या होगा? 240 का, ठीक है, 240 का मतलब क्या होता है? गुना होता है कितना? 1/4, यानी 1/4। ठीक है, 4 को इससे काट देंगे, 4 × 24 और 1 0, यानी 60 इसका आंसर हो जाएगा। तो 240 का 1/4 कितना होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी 60। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 20। नंबर 20 में सवाल है मूलधन, समय और दर से आप लोग का सवाल है। तो यदि मूलधन 400 रुपया है, समय 3 वर्ष है और दर क्या है दोस्तों? दर आप लोग का कितना है? 5 वर्ष है। ठीक है, ये आप लोग का वर्ष जो है इस तरह का स्पेलिंग है। ठीक है, तो 3 वर्ष दिया हुआ है समय, दर दिया है 5 वर्ष, तो ब्याज हमको निकालना है। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर में होता है P × R × T/100। ठीक है, तो P यहाँ पर दिया हुआ है 400, P × R कितना है? 5 है, और T है आपका दोस्तों 3, और नीचे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हाँ, यहाँ से आप लोग का 2 0 कटा, यहाँ से इसका 2 0 कटा। अब 4 5 और 3 को गुना कर देंगे, 4 5 20, 20 को 3 से गुना करेंगे तो 60 इसका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप लोग जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नंबर 21। नंबर 21 में सवाल है कि 60 डिग्री का पूरक कोण होगा। 60 डिग्री का पूरक कोण, तो जब भी दोस्तों पूरक कोण निकालने बोले तो आप लोग को क्या करना है? 90 से उस डिग्री को घटा देना है। ठीक है, यहाँ पर अगर रहेगा दोस्तों संपूरक कोण तो 180 डिग्री से घटा दीजिएगा। तो 90 से 60 डिग्री को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 22। नंबर 22 में सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज में होते हैं 3 कोण 60 डिग्री के बराबर, तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर, तीनों कोण 180 डिग्री के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो आप लोग का ऐसे टाइप का होते हैं जिसका सभी भुजा जो होता है समान होता है। ठीक है, सभी कोण जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। तो तीनों कोण जो होता है दोस्तों ये 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितने बराबर होते हैं? 60 डिग्री के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नंबर 23 में सवाल है कि जब किसी संख्या को 0 से गुना किया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। क्या वो 1 होगा, क्या वो 0 होगा, क्या वो 3 होगा, या क्या वो 2 होगा। तो जब भी कोई संख्या को दोस्तों 0 से गुना किया जाता है, 0 से आप कोई भी संख्या को गुना कर दीजिए, ठीक है, चाहे 100 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे कितना भी हो दोस्तों, उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो जब भी किसी संख्या को 0 से गुना किया जाता है तो उसका आंसर भी कितना आता है, 0 ही आता है। चलिए नंबर 24 में सवाल है कि 4 समान भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं। एक ऐसी भुजा जिसमें दोस्तों क्या होता है, सभी आकृति को क्या कहते हैं, 4 समान भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग जिसमें चारों भुजाएं क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 25 में है सवाल कि 1 अरब में कितना शून्य होते हैं। तो 1 अरब में कितना शून्य होते हैं दोस्तों, 1 अरब में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 का पावर 9। तो 1 अरब में कितना को शून्य होते हैं, 9 शून्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 26 अब आप लोग का पेडागोजी का क्वेश्चन जो है यहां से शुरू हो गया। 25 क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, आप लोग का कंटेंट से पूछा जाता है, और 5 क्वेश्चन जो आता है वो आप लोग का पेडागोजी से पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से आप लोग का पेडागोजी का शुरू है। तो सवाल नंबर क्या है, 26, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्या मूल्यांकन किया जाना चाहिए, सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद, या उपयुक्त सभी स्तरों पर। तो दोस्तों गणित शिक्षण में मूल्यांकन जो किया जाता है वो इन तीनों स्तर पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आप लोग का कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 27 में सवाल है कि गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण जो है वो क्या है। शुद्धता है, यथार्थता है, सक्षमता है, या ये सभी है। तो दोस्तों गणित शिक्षण में गणित की ये सभी गुण जो है होना चाहिए। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी ये सभी। नंबर 28 में सवाल है गणित विज्ञान का मुख्य द्वार व कुंजी है। गणित क्या है दोस्तों, विज्ञान का द्वार है, वह कुंजी है, और ये किसने कहा था, यंग ने कहा था, नन ने कहा था, फ्रोबेल ने कहा था, या बेकन ने कहा था। तो दोस्तों गणित विज्ञान का मुख्य द्वार व कुंजी है, और ये कहा था दोस्तों बेकन नामक मनोवैज्ञानिक ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 29 में सवाल है कि व्यावहारिक जीवन में सर्वाधिक उपयोग किसका होता है। अर्थशास्त्र का होता है, मनोविज्ञान का होता है, गणित का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों व्यावहारिक जीवन में यानी आम दिन का जीवन में दोस्तों सर्वाधिक जो उपयोग अभी हो रहा है वो किसका हो रहा है, मैथ्स का हो रहा है, यानी गणित का हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 30 और हमारा इस क्वेश्चन का, इस सेट का पूरा ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, शिक्षण के प्रक्रिया में कितने चर होते हैं। 2 चर होते हैं, 3 चर होते हैं, 4 चर होते हैं, या 5 चर होते हैं। तो दोस्तों शिक्षण के प्रक्रिया में जो चर होते हैं वे 3 चर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को 30 MCQ क्वेश्चन करा दिए, जिसमें दोस्तों आप लोग को 25 क्वेश्चन जो है वो आप लोग का कंटेंट से देखने मिला, और 5 क्वेश्चन जो है वो आप लोग का पेडागोजी से देखने मिला। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।